हम दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि अध्यादेशों से देश की अर्थव्यवस्था होगी खत्म, हनुमानगढ़ से किसान दिल्ली को रवाना। पुलिस अधीक्षक ने लाइन का निरीक्षण करके संपर्क सभा, पुलिसकर्मियों की सुनी समस्याएं। पश्चिम विक्षोभ के कारण चल रही शीतलहर, बच्चों और बुजुर्ग रखें सर्दी का विशेष ध्यान, बोले डॉक्टर ब्रिजेश कौर। 22 दिसंबर को होंगे पार्षद हनुमानगढ़ चुनाव। कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उधर केंद्र सरकार ने अभी तक इन बिलों को लेकर किसानों की कोई सुनवाई नहीं की है। इसी के चलते हनुमानगढ़ जिले के कई गांवों से किसान शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए। किसानों ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों बिलों से देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। सरकार इन तीनों बिलों को वापस लेकर किसानों का आंदोलन खत्म करवाए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून काले कानून काले कानून, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। शाहजहां बॉर्डर के लिए हनुमानगढ़ से 5 ट्रॉलियां आज रवाना हो चुकी हैं। कल शाम तक क्षेत्र के किसान बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। किसानों ने केंद्र सरकार से 3 बिलों को वापस लेने की मांग की है। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रवाना हुए किसान अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में 6 माह का राशन भी साथ लेकर गए हैं। किसान संघर्ष समिति के सदस्य शिंगारा सिंह व कैप्टन बलवंत सिंह ने बताया कि किसानों के समर्थन में दिल्ली में सिद्धू बॉर्डर पर किए जा रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने और वहां से आने वाले लोगों के लिए निर्मल सिंह की ओर से निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था की गई है। जो भी किसान दिल्ली आंदोलन में शामिल होना चाहता है वह किसान मजदूर संघर्ष समिति से संपर्क कर सकता है। जो मोदी सरकार 3 काले कानून लाई है, ये किसी भी हालत में किसानों के हित में नहीं है। रोज जो सरकार की ओर से बार बार प्रेशर डाला जा रहा है किसान मोर्चों के ऊपर कि आंदोलन वापस ले, सरकार वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उसके अंदर कोई सुझाव नहीं है। आज भी जो सुझाव दिया सरकार ने, उसमें किसानों के प्रति वही पुराने पॉइंट लेके आ रही है, जबकि तीनों कानून बिल्कुल गलत है, जिससे किसान भारत की जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित है और वो ख़त्म हो सकती है इससे। और इसी कानून के वापस लेने के लिए जो मोर्चा लगा, उसमें शाहपुरा बॉर्डर के लिए आज सैजीपुरा और गाँव अन्य गाँवों की जो संगत है वो ट्रालियों के अंदर जा रही है, जिसमें किसान मोर्चे के लगभग सारे सहयोग है सबका। हनुमानगढ़ से सैजीपुरा की तरफ से ट्रालियों का जत्था रवानगी रात को की गई है। इन ट्रालियों के अंदर राशन पानी है। ये अपना 6 महीने का राशन पानी लेके जा रहे हैं। ये लगा के आएंगे, कई दिन बड़े हौसले के साथ जा रहे हैं। सरकार को तो यही करना चाहते हैं कि काले कानून वापस लो, और मोदी सरकार से विनती तो कर रहे हैं अभी और विनती करते रहेंगे कि काले कानून वापस लो। ये किसान के हित में नहीं है। आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक ये मोदी सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी। ये बड़ा ही होता रहेगा। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने शनिवार को पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने संपर्क सभा कर पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनकर समाधान के लिए सुझाव भी मांगे। एसपी राशि डोगरा ने पुलिस लाइन में संपर्क सभा कर पुलिस कार्मिकों की दिक्कतों की जानकारी ली। वहीं हनुमानगढ़ में अपराधों की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं पुलिस लाइन में जर्जर हुए मकानों के बारे में जानकारी जुटाई। एसपी ने कहा कि जो मकान जर्जर हो चुके हैं उनको शीघ्र ही दुरुस्त करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने हाल ही में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। एसपी ने कहा कि संपर्क सभा में जवानों से खुलकर समस्याएं सुनी जाती हैं। सॉल्यूशन निकल सकता है। फिर नेक्स्ट संपर्क सभा में आप लोग भी सोच के आना क्या कारण है। और ये जो रोड लाइट्स हैं, क्यों संपर्क सभा होती है कि काफ़ी टाइम से हम अपने जवानों से कोई खुल के उनकी कोई शिकवा हो, कोई संकोच ना करें वो, और अपने सुझाव या कोई शिकायत या लाइन में कोई इम्प्रूवमेंट या कोई ऐसी चीज़ होती है या ड्यूटियों में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो उनके सुझाव मांगे जाते हैं और वो खुलकर अधिकारी से अपने मन की बात कर सकते हैं। इसलिए ये संपर्क सभा रखते हैं। देखिए ड्यूटियों के दौरान, क्योंकि पुलिस की लंबी ड्यूटी होती है, गर्मी सर्दी में हर तरह के माहौल में उनको ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं,
तो उसमें उनको किस तरह से और आराम पहुंचाया जा सकता है, उनको सहूलियत दी जा सकती है ताकि उनको ड्यूटी करने में कठिनाई नहीं आए। लाइन में कुछ मकान हैं जो जर्जर कंडीशन में है तो उनको रेनोवेशन कराना, उनकी मरम्मत कराना और इस तरह की बातें। देखिए जो हमारे पुलिस के क्वार्टर्स हैं और ये हैं, इनमें हम बाहर का सहयोग नहीं लेते हैं। इनमें हमें PHQ से भी बजट मिलता है और सरकार से भी बजट मिलता है। वो एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि भाई आपका कोई घर बना है तो उसको इतने साल में इतनी बार मरम्मत करानी है। उस तरह का बजट अभी भी हमको PHQ से मिलने की पूरी उम्मीद है और सरकार भी टाइम टू टाइम देती रहती है बजट। देखिए जैसा कि मैंने सबसे पहले अपने संपर्क सभा में यही कहा कि इस बार कर्मचारियों ने पूरे साल चुनाव करवाया जिससे छुट्टियां रुक जाती हैं, लेकिन फिर भी जिनके घर में कोई मृत्यु हो गई हो या कोई शादी होती है या कोई और समारोह होता है जहाँ उनका जाना ज़रूरी है तो उन्हें छुट्टियाँ मिलती हैं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, किसी की भी छुट्टियाँ रोकी नहीं जाती हैं। हिंसा पीड़ित महिलाओं के मन में डर रहता है कि कौन उनकी मदद करेगा, अगर वह पुलिस के पास जाएंगी तब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा और वह कानूनी कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च को कैसे वहन करेंगी। महिलाओं की ऐसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जिला अस्पताल में सखी सेंटर खोला गया है, जहां पर अत्याचार पीड़ित महिलाओं की मदद की जाएगी। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की विशेष कवरेज। संरक्षक अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि इस सेंटर में महिलाओं को सभी प्रकार की सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इसमें खास बात यह है कि यहाँ की स्टाफ भी महिलाओं को ही तैनात किया गया है ताकि उनको अपनी समस्या बताने में कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में बने सखी सेंटर पर 48 लाख रुपए की लागत आई है। सखी सेंटर में चिकित्सक सुविधा, पुलिस सुविधा, कानूनी सुविधा आदि महिलाओं को मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं की काउंसलिंग भी की जाएगी ताकि वह सुविधा लेने के दौरान सारी बात को बिना किसी झिझक के बता सकें। ये सखी केंद्र है जो 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसमें क्या है कि एक ही छत के नीचे जो हिंसा पीड़ित महिलाएं हैं उनको मतलब वो सुविधाएं मिलती है, जिसमें चिकित्सा है, न्याय है, पुलिस सेवा है, परामर्श है, आश्रय देना उनको, इस तरह से सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी जाती है। और इसमें बजट है वो 48 लाख रुपए बजट का प्रावधान है। और इसकी जो निर्माण एजेंसी है वो अपने यहाँ चूरू से है, एक्सेन NRHM के थ्रू हो रहा है। और इसमें क्या है कि अपने जो हनुमानगढ़ जिले में है वो सरकारी आवास है जो हॉस्पिटल कैंपस है, उसी में निर्माणाधीन है और अभी अंतिम चरण में चल रहा है निर्माण, तो जल्दी इसकी वो उद्घाटन किया जाएगा। केंद्र में हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा भी प्रदान की गई है। यदि महिला चाहे तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में अपने बयान दर्ज करवा सकती है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आने वाली कॉल की तरह पीड़ितों को भी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन में सुविधा प्रदान की गई है। अभी हमारा ये 01552 230 130 नंबर जारी है और 181 जो CM हेल्पलाइन है उससे ये नंबर जुड़ा हुआ है। और यहाँ ये सुविधाएं 24/7 चलती है। यहाँ दिन रात सुविधाएं उपलब्ध होती है। रात को लेट नाइट भी जो केस आते हैं उसका निस्तारण करवाया जाता है, चाहे वो संबंधित थाने में सूचना करके तुरंत पुलिस सहायता महिला को उपलब्ध करवाई जाती है। केंद्र प्रबंधक एडवोकेट मोनिका शर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला किशोरी को पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, परामर्श सुविधा, कानूनी सहायता, अल्पावधि निवास के लिए कई जगह भटकना पड़ता है। इसलिए वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन की स्थापना की गई है। इसमें सभी इंतजाम एक ही छत के नीचे किए गए हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर निर्भया कांड के बाद 2012 से ऑल इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहे हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मेन उद्देश्य यही है भी किसी भी हिंसा से प्रभावित महिला को एक ही स्थान पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। वो चाहे चिकित्सा सुविधा हो, चाहे परामर्श सुविधा हो, पुलिस सहायता है, न्यायिक सहायता है और अस्थायी आश्रय। कई बार घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिला है जिनको घर से निकाल दिया जाता है, ऐसी महिलाओं को 5 दिन के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर पर अस्थायी आश्रय दिया जाता है। और यह बिल्डिंग अब अस्पताल परिसर में ही अस्थायी रूप से संचालित है और केंद्र सरकार द्वारा बजट भी स्वीकार कर अब बिल्डिंग भी बनवाई गई है, जिसमें अभी तक हैंडओवर नहीं हुई है बिल्डिंग, उसमें थोड़ा काम बाकी है। उसके बाद सुविधाएं काफ़ी बढ़ाई जाएंगी और महिलाओं को जितना भी है इसमें संपर्क किया जाता है लगभग आंगनवाड़ी केंद्रों से या जो ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं उनका हमें पूरा सहयोग रहता है। वो भी इसका प्रचार प्रसार कर रही है और ऑल इंडिया में भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हैं सभी आपस में जुड़े रहते हैं। जहाँ भी कोई समस्या है एक दूसरे जिले में भी ट्रांसफ़र करके इसका निस्तारण करवाया जा रहा है। यहाँ जो भी महिला आ रही है उसको एक घरेलू माहौल मिलता है,
जहाँ वो अपना जो भी समस्या है वो एकदम आसानी से महिलाओं के साथ शेयर करके उसका निस्तारण करवाया जा रहा है। और अगर कोई महिला, जैसे पहला उद्देश्य ये रहता है उस महिला की काउंसलिंग करके वापस उसके परिवार में उसको लौटाया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो उसके लिए जो वो आगे आगामी कार्रवाई चाहे तो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उसकी पुलिस सहायता दिलाई जाती है उसे। और अगर महिला को पति कोई खर्चा नहीं दे रहा है तो उसको यहाँ से विधिक सहायता दिला के CRPC 125 की कार्रवाई ADR कोर्ट से करवाई जाती है, जो उसको निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाता है। और जैसे ये बिल्डिंग वहाँ अभी तो अस्थायी रूप से चल रही है, जहाँ इसको स्थापित कर दिया जाएगा उसके बाद सुविधाएं और बढ़ा दी जाएंगी। कोई लैंडलाइन नंबर या कोई कॉन्टैक्ट नंबर? पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रदेश में शीतलहर चल रही है। इससे सर्दी का प्रकोप काफी बढ़ गया है। सर्दी में विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इस संबंध में स्काई चैनल ने बात की डॉक्टर ब्रजेश गौड़ से। डॉक्टर ब्रजेश गौड़ ने बताया कि इन दिनों चल रही शीतलहर से सर्दी अचानक बढ़ गई है। सर्दी से बच्चों और बुजुर्गों को विशेष बचाव रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में वायरस, श्वास, हार्ट आदि की बीमारी ज्यादा हो रही है। उन्होंने बिना काम घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। दूसरा, 45 से ज्यादा की उम्र वाले व्यक्ति रात के समय में बाथरूम करने के लिए बिस्तर से एकदम नहीं उठें। पहले 3 मिनट तक बिस्तर पर बैठे और बाद में उठें। इससे हार्ट और लकवा जैसी बीमारी नहीं होगी। वहीं दिन में धूप में बैठने से सर्दी कम और विटामिन डी मिलेगा, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से शीतलहर चल रही है अपने सारे राजस्थान के और एरिया के आसपास सब जिलों के अंदर सर्दी की मार बढ़ती जा रही है। इस सर्दी में विशेष तौर बच्चे और बुजुर्गों को बचाव रखना चाहिए। और इस सीज़न में, सर्दी के सीज़न में वायरस से संबंधित, श्वास से संबंधित, हार्ट से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती है। तो हम लोगों को इन चीज़ों से बचाव रखने के अंदर अपना ध्यान रखें। और स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं वो सर्दी से एक्सपोज नहीं हो और बाहर नहीं निकलें तो भी अपने आप को पूरे ढक के निकलें। और रात को सोते वक्त भी जब भी अपने को उठना हो, 45 साल से ऊपर के बुजुर्ग ये ध्यान रखें, बाथरूम के लिए भी उठें तो एकदम से नहीं उठें, 3 मिनट तक उठ के बैठ के रहें और फिर जाके चलें। बॉडी को पहले वार्म अप करें थोड़ा सा, फिर हो। खून गाढ़ा हो जाता है, अचानक से यदि अपने सर्दी को एक्सपोज होंगे तो हार्ट अटैक और ये लकवा संबंधित बीमारियाँ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और बच्चों में भी ये ठंड के कारण से वायरस के और बैक्टीरिया संबंधित जो बीमारियाँ, निमोनिया वगैरह और खांसी वो सब ज़्यादा चल रहा है। इसलिए बच्चों को भी सर्दी से बचाएं। और धूप आए तो बच्चे और बुजुर्ग सब धूप में बैठें, इनसे भी अपने को काफ़ी फ़ायदा होता है। और धूप में बैठने से सर्दी कम तो होएगी, साथ में कुछ विटामिन है, विटामिन डी है, जैसे हड्डियों को, शरीर को, सबको, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, वो सब मिलता है धूप में बैठने से। तो हम लोग इस सीज़न के अंदर सर्दी से बचाव करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, एक घर के अंदर एक मेंबर बीमार हो जाता है तो आगे से आगे बीमारी, क्योंकि अपन पास रहते हैं, सोते हैं, तो वायरस संबंधित बीमारियाँ आगे से आगे फैलती रहती है। इसलिए इस मौसम में अच्छा खाएँ, स्वस्थ रखने के लिए, अच्छी इम्यूनिटी जो बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए जो खाना होता है, दूध वगैरह, दही, पनीर, ये सब चीज़ें खाएँ। और ड्राई फ्रूट्स हैं या हरी सब्जियाँ, ये सब खाएँ, जिससे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। पशु चिकित्सालय के उपनिदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने कड़ाके की पड़ रही ठंड में पशुओं के बचाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पशुओं को ठंड से नमूनिया, दस्त लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सक की सलाह लें। उन्होंने बताया कि ठंड से बचाव के लिए पशु को बोरी से ढकें, कमरे के अंदर बांध कर रखें, कमरों से सुबह जल्दी बाहर नहीं निकालें, धूप में बाहर निकालने और पानी गुनगुना कर पिलाने की आवश्यकता रहती है। आजकल जो भीषण ठंड पड़ रही है, इसमें पशुपालकों या आम जन को जो ठंड का असर हो रहा है, ऐसा असर मवेशियों पे भी हो रहा है। अतः पशुओं को इस ठंड से बचाव करना ही हमारा मेन वो करना चाहिए। इससे पशुओं में निमोनिया हो सकता है, ठंड से दस्त लग जाते हैं। कई बार शीतलहर के प्रकोप से पशुओं में हाइपोथर्मिया होता है, जिसमें शरीर का तापमान जो है बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पशु को काफ़ी अपने गंभीर स्थिति में हो जाता है, तो उसको तुरंत पशु का इलाज करवाना चाहिए, चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, या पशु को गर्म सिक्ताव अलाव तो पाना चाहिए, ताकि वो उसको शरीर को ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने से शरीर का जो दिमाग का जो सिस्टम है वो कई बार बिगड़ जाता है। तो पशुओं को ढकें, बोरी से ढकें,
पशु को बंद कमरे में या बंद जो भी आप इसके लिए वो रखते हैं उसमें बंद रखें ताकि वो पशुओं को ठंडी हवा डायरेक्ट ना लगे। लेकिन बिल्कुल बंद ना करें, थोड़ा बहुत उसके लिए हवा आने जाने के लिए भी जगह रखें ताकि इनको वेंटिलेशन से अच्छी वायु मिलती रहे, अन्यथा पशुओं को ये बंद रहने से भी बीमारी हो जाती है। पशुओं को सुबह जल्दी कमरों से बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह बहुत भयंकर ठंड होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जब धूप निकले या तो तब निकालें, और या अगर आपको जैसे धूप नहीं निकल रही है कई दिनों में तो आप उसको बाहर निकालें तो उसको बोरी वगैरह से ढक दें ताकि उसको ठंड का असर नहीं हो। और साथ में इनको पानी पिलाने के लिए गुनगुना पानी है, गुनगुना जो दाना वगैरह तो वो गुनगुना करके या गर्म करके दें, ठंडा एकदम ठंडा ना दें जिससे कि इनको ठंड ना लगे। शरीर में अंदर गर्मी जाएगी तो शरीर को गर्मी कम लगेगी, ठंड कम लगेगी। और पशुओं को ढक के रखें और नीचे जो ज़मीन है इसको भी सूखी रखें। सूखी रखने के लिए भूसा वगैरह इसमें नीचे बिछाएं, मिट्टी वगैरह बिछा दें सूखी, बार बार बदलें उसको ताकि इसको नीचे बैठेगा पशु तो उसको ठंड ना लगे। इससे पशुओं को इस ठंड से बचा जाएगा और साथ में बीमारियों से बचत होगी। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नगर परिषद और जंक्शन पुलिस की ओर से विशेष कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वाहन चलाने वाले और बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। जंक्शन में श्रीगंगानगर फाटक पर सूतगढ़ रोड स्थित फाटक पर विशेष कार्रवाई पुलिस और नगर परिषद की टीम ने की। आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा किसी ने भी? अरे अंकल हम तो इस साइड ही जा रहे थे बस है? इधर ही जा रहे हैं इसी साइड। नहीं कहीं भी जा रहे हो, मास्क तो जरूरी है ना। अरे मास्क सॉरी अंकल हम हमेशा लगा के रखते हैं, आज ही इधर जा रहे थे वो भी जल्दी में इधर से उठा। एक गाड़ी पे आप 3 जने हो और ऊपर से मास्क भी नहीं लगा रखा है, बिना हेलमेट के हो आप लोग। अंकल बस यहाँ पे जा रहे थे। मास्क लगा के रखना चाहिए अंकल कल से लगा, अब से अभी जाके लगा लेंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिना कोरोना महामारी को देखते हुए बिना मास्क जो व्यक्ति घूम रहे हैं उनसे समझाइश की जा रही है और मौके पर चालान की कार्रवाई पुलिस जंक्शन के सहयोग से की जा रही है। आज कहाँ का चालान काटे? आज गंगानगर फाटक, सूरतगढ़ फाटक और आगे रोडवेज डिपो अभी शाम तक ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। टाउन और जंक्शन में अलग अलग टीमें बनाकर नगर परिषद द्वारा गठित कर ये कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क घर से न निकलें, सावधानी बरतें। बारसंग हनुमानगढ़ के चुनाव 22 दिसंबर को होने हैं। 524 मतदाता सदस्यों वाले हनुमानगढ़ बार में सीधा मुकाबला पूर्व बारसंग अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत और मंजरेंद्र सिंह लेखा के बीच होगा। वहीं खास बात यह भी है कि हनुमानगढ़ बार में 8 बार जितेंद्र सारस्वत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर चुके हैं और अब 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यदि इस बार भी वे चुनाव जीतते हैं तो क्या होगी उनकी प्राथमिकताएं, देखिए सीधी बातचीत पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के साथ। नमस्कार, मैं बलजीत सिंह स्काई चैनल से अभी हम लोग बारसंग पहुंचे हैं और यहाँ पे अभी 22 दिसंबर को चुनाव होने हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बारसंग के निवर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत। ये 8 बार बारसंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप बताएं कि किस तरह से अभी तक आपने काम करवाए हैं। नमस्कार, मेरे कार्यकाल में बारसंग में काफ़ी विकास के कार्य हुए थे। पहला मैं 2002 में प्रेसिडेंट बना, 1 में बना था, तो 2002 में हमारी नई परिसर जो बना हुआ है सामने, इसका बजट हमने बारसंग के सदस्यों के सहयोग से बारसंग के बैनर पे अपनी बात को आगे पहुंचा के कणी सिंह जी राठौड़ हमारे वो इंस्पेक्टिंग जज थे, उनसे हम मिले, उनसे हमारी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और उन्होंने हमें कहा, उस समय कहा था 1 महीने का टाइम दो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक 1 महीने बाद 4 करोड़ समथिंग रुपए का बजट उन्होंने पास करवा के हमारे यहाँ भेज दिया। उसके बाद ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ। मेरे कार्यकाल में इस बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी और मेरे कार्यकाल में ही इस बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण हुआ था। यदि आप दोबारा चुनाव जीतते हैं तो किस तरह के विकास कार्य जो अभी तक नहीं करवा पाए हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी एडवोकेट कॉलोनी की रहेगी। हमारे एडवोकेट्स 500 एडवोकेट्स के लिए कॉलोनी सैंक्शन होने के बाद नगर पालिका हनुमानगढ़ का सर्वसम्मति का प्रस्ताव, जगह एक्वायर हो चुकी है, वो फाइल DLB में पड़ी है, CM साहब की स्वीकृति के लिए वहाँ पड़ी है। अभी कोरोना की वजह से उस फाइल पे आगे प्रोग्रेस नहीं हुई।
हम एमएलए साहब से मिले थे। एमएलए साहब ने कहा मैं ये फाइल को आपके एडवोकेट कॉलोनी बड़ों के लिए परमिशन दिलवा दूंगा, पर कोरोना की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ये नए साल में कोरोना का असर कम हुआ है, हम लोग जाएंगे एमएलए साहब के पास और मंत्री जी से भी मिल लेंगे, सीएम साहब से भी मिलने का प्रयास करेंगे, करके हम इस कॉलोनी को मंजूर करवा के अधिवक्ता गणों को ये प्लाट दिलाना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसके लिए चाहे हमें किसी लेवल पे जाना पड़े, हम ये प्लाट अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए हमें लेने हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, उनके पास यहाँ मकान खुद के है नहीं, किराया बहुत महंगा है, और नए जो बच्चे आते हैं उनको किराया दे के मकान लेना बहुत मुश्किल है। एक अध्यक्ष जी, कुछ अधिवक्ता पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ कोर्ट यहाँ पे आने प्रस्तावित हैं। उपभोक्ता जो न्यायालय है उसका अध्यक्ष अभी तक चुना नहीं गया, उसकी मांग आपके द्वारा नहीं की जा रही है। कुछ भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय जो गंगानगर है, नौर भादरा से जो लोग आते हैं गंगानगर उन्हें जाना पड़ता है, और कुछ कोर्ट ऐसे हैं जो अभी तक हनुमानगढ़ में नहीं है, उसके लिए आपने मांग की? हमारे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अध्यक्ष जी नहीं है, लेबर कोर्ट के अंदर अधिकारी नहीं है, काफ़ी लंबे समय से नहीं है। बार संघ के बैनर पे हमने बार बार रिक्वेस्ट की है, बार बार हम जयपुर गए हैं, हमारे वो लेटर कॉपी पड़ी है। अभी कल्ला जी आए थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमारे यहाँ अधिकारी नहीं है, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया है, आप फटाफट लगवाइए। तो उन्होंने आश्वासन देके गए हैं कि हम लगवा देंगे। उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं, हमारे सबसे ज़्यादा प्रयास यही रहते हैं कि हमारे यहाँ कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हों, अधिकारी वहाँ आराम से रहें, ताकि लोगों का काम हो, पेंडेंसी कम हो। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक आप पे जो आरोप, जो कुछ प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि आप कोर्ट के अलावा बाहर दूसरे मामलों में दखल अंदाजी बहुत करते हैं। हनुमानगढ़ के अंदर जितने संगठन हैं, सामाजिक संगठन, उन सब में सबसे ज़्यादा असरकारक प्रभावशाली संस्था बार संघ हनुमानगढ़ है। उसके काफ़ी ज़्यादा मेंबर हैं और सारे पढ़े लिखे लोग, एक्टिव लोग हैं, जिनका विचार है, जिनके विचार हैं। और वो लोग जब उनके पास कोई शहर की समस्या लेके कोई आता है तो हमें उस समस्या के लिए वहाँ जाना पड़ता है। पहले वो सहयोग मांगा जाता है, सहयोग मांगने के बाद अगर उचित लगता है तो हम उसके लिए करते हैं। हमने इस बार संघ के बैनर पे टोल का आंदोलन लड़ा। टोल का आंदोलन, हमारी मांग ये थी कि ये टोल के 20 किलोमीटर के आसपास किसी से टोल नहीं लिया जाए और अधिवक्ता गणों से टोल नहीं लिया जाए। तो अब हमारे सारे टोल नाकों पे अधिसूचना के बाद गजट नोटिफिकेशन में ये बात नहीं है, पर फिर भी हमारे अधिवक्ताओं के टोल नहीं लगता। संगरिया आप जाओ टोल नहीं लगता, बादनौर बाधा जाओ टोल नहीं लगता, ये हनुमानगढ़ वाला टोल नाका उस पर वकीलों को टोल नहीं देना पड़ता। ये हमारे बार संघ की जीत है, बार संघ की कारण है। अलग अलग लोग जब हमारे पास आते हैं समस्या लेके तो हम उनके साथ जाते हैं, उन समस्या का समाधान करवाने के लिए बार संघ हमेशा प्रयासरत रही है। और मेरा प्रयास रहेगा कि हनुमानगढ़ के अंदर किसी भी आदमी के साथ कोई अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ बार संघ उसके साथ खड़ा होगा। हम हमारे बार के किसी भी सदस्य का नुकसान किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे, चाहे वो सामने कितनी बड़ी संस्था हो, कितना बड़ा वो अधिकारी हो, कितना बड़ा वो जनप्रतिनिधि हो। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात के लिए बहुत फेमस हैं बार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत जी। शहर की कोई भी समस्या हो, सामाजिक सरोकार हो, बिल्कुल ये हर समय आंदोलन रहते हैं, मुद्दों पर ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। चाहे वो कोई आंदोलन की बात करनी हो या कोई टोल की बात करनी हो, तो हमेशा ये एक्टिव रहते हैं। जितेंद्र जी, एक आरोप ये लग रहा है कि आपने अभी तक कोई खाता वगैरह बैंक में नहीं खुलवाया है। कुछ लोगों की आदत होती है आरोप लगाना, सिर्फ वो आरोप लगाना जानते हैं। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, कोई आरोप साबित कर दो, आप जो आरोप लगा रहे हो, हम उसके लिए कोई सज़ा अगर कोई है ना, वो सज़ा लेने के लिए तैयार है। पर ये इन्हें चुनाव तक ये आरोप लगाते हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं करते। हमारे विधिवत रूप से सारा एक सेक्रेटरी जो है ना, उसका इंचार्ज होता है, सेक्रेटरी सारे फंड्स इकट्ठा करता है, सेक्रेटरी हमारा वो खर्च करता है, सेक्रेटरी सारा हिसाब रखता है। और हमारे तो खाता भी खुला हुआ था यहाँ बैंक में, हमने FDR भी यहाँ करवाई हुई, जितना पैसा बचता है। तो पैसे का कहीं दुरुपयोग नहीं। तो हाँ, चाहे वो कितना ईमानदारी से काम कर लो, पर ये जो जिन लोगों ने आरोप लगाए वो आरोप ही लगाएंगे, उसके अलावा उन्होंने करना कुछ नहीं है। आरोप लगाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, आरोप लगाने वाले आरोप ही लगाएंगे। मेरे साथ अधिवक्ता हैं जगजीत सिंह जग्गी, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि लगातार तो नहीं कहेंगे, बीच में 8 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्यों अधिवक्ता इनको चुनते हैं? क्या विशेषताएं हैं इनकी? विशेषताएं देखो, ऐसा है कि हनुमानगढ़ जिले की जो बार है
उसकी विशेषता ये है कि अगर किसी वकील पे अगर कोई भी प्रशासनिक तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके से अगर किसी अधिवक्ता की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, पुलिस जानबूझ के अगर कोई परेशान करती है, तब अधिवक्ताओं को याद आता है कि जितेंद्र सारस्वत होना चाहिए। और इसीलिए ये बड़ी विशेषता है कि जितेंद्र सारस्वत हमारे इस हनुमानगढ़ जिले में नहीं, पूरे राजस्थान के जो अधिवक्ता हैं उनसे एक ही सवाल बनता है कि हनुमानगढ़ में बार संघ का अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत है, इसलिए वहाँ के अधिवक्ता को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये इनकी खास विशेषता है। जी जी 8 बार अध्यक्ष रह चुके हैं जितेंद्र सारस्वत और 9वीं बार के लिए इन्होंने आवेदन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि 22 दिसंबर को ये 9वीं बार अध्यक्ष बनते हैं। हनुमानगढ़ यूथ विंग की ओर से ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास शर्मा का स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्षद सुमित तिड़वा ने कहा कि विकास शर्मा युवा और संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। इनकी नियुक्ति पर आज स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास शर्मा इस पद पर रहते हुए अच्छे कार्य करेंगे और पार्टी की गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे। आज हनुमानगढ़ यूथ विंग की तरफ से नवनियुक्त ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर विकास जी शर्मा, जो कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, युवा, संघर्षशील और बड़े ही संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनको ये मान सम्मान मिला और उन्हीं के मान सम्मान में यहाँ हनुमानगढ़ यूथ विंग के द्वारा एक स्वागत समारोह रखा गया है। और मैं ये आशा करता हूँ, कामना करता हूँ, इस पद पर रहते हुए विकास जी शर्मा अच्छे कार्य करेंगे, पार्टी की जो गतिविधियां हैं उन पर ध्यान देंगे और पार्टी को आगे ले जाने में भी बड़ा अपना सहयोग देंगे। और पूर्व में भी विकास जी शर्मा, जो मेरे छोटे भाई हैं, काफ़ी सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए वर्क करते आ रहे हैं, चाहे वो समाज के काम हों, चाहे लोगों के जनहित के काम हो। क्योंकि मैंने देखा है 1 साल से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, नगर परिषद बोर्ड में हमारा ये आते रहते हैं, हर काम के लिए जनता का चाहे कोई भी काम हो उसके लिए ललायित रहते हैं। इनमें एक ललक देखी है लोगों के काम करवाने के प्रति। मैंने यातायात पुलिस की ओर से यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। यह अभियान 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट और बिना मास्क के वाहन चलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंता ने बताया कि यातायात पुलिस की ओर से एसपी के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया गया है। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग हेलमेट होते हुए भी नहीं लगा रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें युवा वर्ग हेलमेट को ज्यादा इग्नोर कर रहा है, जबकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट युवा वर्ग के ही हो रहे हैं। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वालों के 60 से 70 चालान काटे गए। यातायात नियमों की पालना में पुलिस हेडक्वार्टर व श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जिले में यातायात जो नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उनके विरुद्ध एमवी एक्ट मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा आज भिन्न भिन्न जगह पर नाके लगाए जाकर जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे, जैसे जो हेलमेट नहीं लगा रहे, दुपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, और हेलमेट है भी तो वो पीछे या तो सवारी को पकड़ा रखा है या फिर आगे रखा हुआ है, और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक महिलाओं के जो महिलाएं हैं वो भी हेलमेट नहीं लगा रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। एक दूसरी तरफ ये है कि जो युवा वर्ग है वो हेलमेट को इग्नोर कर रहा है, हेलमेट को दरकिनार कर रहा है, हेलमेट से कतरा रहा है। क्योंकि युवा वर्ग जब भी ज़्यादातर देखा जाता है कि युवा वर्ग एक्सीडेंट पे कैजुअलिटी बढ़ रही है। इस एक्सीडेंट को बचाने के लिए, हेड इंजरी को बचाने के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। यातायात पुलिस की तरफ से आग्रह है आम जन को कि आप जब भी आप वाहन चलाते हैं, दुपहिया वाहन चलाते हैं, तो हेलमेट ज़रूर लगाएं ताकि हेड इंजरी से बचा जा सके। क्योंकि हेलमेट एक कवच है जो आपकी हेड इंजरी को बचाता है, एक सुरक्षा का कवच है।
करीब 60 से 70 चालान अभी किए गए हैं और ये अभियान 14 तारीख से 14/12/2020 से 31/12/2020 तक जारी रहेगा और इसके बाद भी हम कार्रवाई करते रहेंगे क्योंकि यातायात नियम बहुत ज़रूरी है। जैसे कोविड-19 में अभी नए रूल्स बनाए गए कि मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि मास्क एक वैक्सीन है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो बार बार यही कहना है कि आप लोग यातायात नियमों की सख्ती से पालना करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।